नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर थोड़ी गहरी नज़र डालने वाले हैं। यह है भाग 6, जो राज्यों की सरकारें कैसे चलती हैं, उसकी पूरी रूपरेखा तय करता है। हमारे पास संविधान के इसी हिस्से से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भारत में राज्य स्तर पर ये जो शासन की मशीनरी है, आखिर काम कैसे करती है। मतलब कौन क्या करता है, किसके पास क्या शक्तियां हैं। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए राज्यों की सरकारें और उनके फैसले वो अक्सर हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर सबसे सीधा असर डालते हैं। तो आज की ये चर्चा हमें राज्य स्तर पर जो मुख्य पद हैं, संस्थाएं हैं, जैसे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाई कोर्ट, उनकी भूमिकाएं क्या हैं, आपसी संबंध कैसे हैं, ये सब समझने में मदद करेगी। हाँ, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। जब संविधान के इस भाग में राज्य शब्द का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब क्या है? जैसा आपने इशारा किया, पहले इसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्थिति बदल गई है। अब वो भी इसी दायरे में आता है। अब आते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर, यानी राज्यपाल। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी का काम करता है। और दिलचस्प बात यह है कि राज्यपाल का कार्यकाल वो कोई फिक्स नहीं होता। वो राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। हालांकि आमतौर पर ये 5 साल का होता है, पर ये जरूरी नहीं है। अच्छा, और उनकी शक्तियां? संविधान तो कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये सुनने में तो बहुत बड़ी शक्ति लगती है। उन्हें कुछ मामलों में सजा माफ करने या कम करने की शक्ति भी दी गई है ना? हाँ हाँ, ये सही है कि कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल में निहित है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है जिसे समझना जरूरी है। संविधान ये भी कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। असल में ज्यादातर मामलों में राज्यपाल को इसी मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट की तरह, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति वो मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लगभग वैसा ही मॉडल है। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री और उनके मंत्री ये कैसे नियुक्त होते हैं? क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवस्था ये है कि राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जिसके पास विधानसभा में बहुमत का समर्थन हो। आमतौर पर तो ये चुनाव जीतने वाले दल या गठबंधन के नेता होते हैं। हाँ, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तब राज्यपाल की भूमिका थोड़ी जटिल हो जाती है। तब उन्हें ये तय करना होता है कि कौन सबसे स्थिर सरकार दे सकता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर ही बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। और इसी टीम में एक और अहम किरदार होता है, राज्य का महाधिवक्ता, यानी एडवोकेट जनरल। इनकी क्या भूमिका है? महाधिवक्ता, हाँ, ये राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता सरकार को कानूनी मामलों पर राय देना, अदालतों में सरकार का पक्ष रखना, ये सब उनके काम है। और उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। एक और दिलचस्प बात सामने आती है। संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो मंत्री परिषद के फैसलों और प्रशासन से जुड़ी जानकारी राज्यपाल को देते रहें। अगर राज्यपाल कोई जानकारी मांगे तो वो भी देनी होंगी। इसका क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? इसका मतलब ये है कि भले ही फैसले मंत्री परिषद ले रही हो, राज्यपाल को ये जानने का हक है कि राज्य में क्या चल रहा है। ये एक तरह का संवैधानिक संवाद चैनल है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो सरकार के कामकाज से पूरी तरह अवगत रहे। और ये व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने में मदद करती है और राज्यपाल को उनकी संवैधानिक भूमिका निभाने में भी सहायक होती है। ठीक है, तो राज्य की कार्यकारी शाखा यानी सरकार चलाने वाले लोग, इसकी तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। अब आते हैं संस्था पर जो राज्य के लिए कानून बनाती है, यानी राज्य विधानमंडल। क्या सभी राज्यों में विधानमंडल एक जैसे होते हैं? नहीं, यहाँ थोड़ी विविधता है। संविधान कहता है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा,
लेकिन कुछ राज्यों में इसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जबकि ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन होता है, विधानसभा। इसे क्रमशः द्विसदनीय और एक सदनीय व्यवस्था कहते हैं। 2 सदन क्यों? इसका क्या फायदा या मतलब कारण क्या है? देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था के पीछे सोच ये होती है कि जो दूसरा सदन है, यानी विधान परिषद, वो एक तरह से कानूनों की समीक्षा का काम कर सकता है, जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर थोड़ी रोक लगा सकता है। इसमें अक्सर अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ या अनुभवी लोग भी नामांकित किए जाते हैं, जिससे बहस का स्तर शायद थोड़ा ऊंचा हो सके। हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि इससे कानून बनने में देरी होती है और ये गैर जरूरी खर्चा भी है। इसीलिए भारत के सभी राज्यों ने इसे नहीं अपनाया है। ये अक्सर राज्य के आकार, आबादी और शायद ऐतिहासिक परंपराओं पर भी निर्भर करता है। विधानसभा तो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है ना? हम सब वोट डालते हैं एमएलए के लिए। विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ये थोड़ा अलग है। हाँ, विधानसभा के सदस्य, जिन्हें हम विधायक या एमएलए कहते हैं, वो सीधे वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल, यही राज्य का मुख्य विधायी सदन है और ज्यादातर शक्तियां इसी के पास होती हैं। विधान परिषद जहां ये होती है, वहां सदस्य अलग-अलग तरीकों से आते हैं। कुछ स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड, उनके द्वारा चुने जाते हैं, कुछ शिक्षकों द्वारा, कुछ स्नातकों द्वारा, कुछ विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष चुनाव और मनोनयन का मिश्रण है। काफी मिला-जुला सिस्टम है। अच्छा, और विधानमंडल के सत्र बुलाना, उसे समाप्त करना या विधानसभा को भंग करना, ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल का सत्र आहूत करते हैं, सत्र का सत्रावसान करते हैं और अगर जरूरत हो तो मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, जिसके बाद फिर नए चुनाव होते हैं। जाहिर है, इन सदनों को चलाने के लिए अंदरूनी तौर पर पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे विधानसभा में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर, और विधान परिषद में सभापति, चेयरमैन और उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। इनके चुनाव और कामकाज की व्यवस्था भी संविधान में दी गई है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी काम पर, कानून बनाने की प्रक्रिया। जब विधानमंडल कोई बिल पास कर देता है तो क्या वो तुरंत कानून बन जाता है या कुछ और होता है? नहीं, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। विधानमंडल से पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, जिसके बाद वो कानून बन जाता है। या फिर अगर वो धन विधेयक नहीं है, मनी बिल नहीं है, तो उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर विधानमंडल उसे दोबारा पास कर देता है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तो राज्यपाल को सहमति देनी ही पड़ती है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। और एक तीसरा विकल्प भी है जिसका आपने पहले जिक्र किया था कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ये कब होता है और क्यों? ऐसा क्यों करेंगे वो? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। राज्यपाल ऐसा तब कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि कोई विधेयक संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जा रहा है, या वो देश की नीति के विरुद्ध है, या राष्ट्रीय महत्व का है, या खास तौर पर अगर वो राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो, तब तो जरूर भेजेंगे। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो उस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही लेते हैं। ये व्यवस्था दिखाती है कि कैसे हमारा संविधान राज्यों को कानून बनाने की शक्ति तो देता है, पर साथ ही राष्ट्रीय हितों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए केंद्र को एक तरह का, कह सकते हैं, वीटो पावर भी देता है। ये केंद्र राज्य संबंधों की जटिलता और संतुलन का एक सटीक उदाहरण है। ये दिखाता है कि राज्य पूरी तरह सॉवरेन नहीं है, उन पर केंद्र का एक नियंत्रण बना रहता है। ये वाकई एक अहम संतुलन साधने वाली बात है। अच्छा, मान लीजिए विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, छुट्टी है, लेकिन राज्य में अचानक किसी कानून की तत्काल जरूरत आन पड़ी, जैसे कोई आपदा आ गई या कोई और आपात स्थिति, तब क्या होगा? कानून कैसे बनेगा? ऐसी ही स्थितियों के लिए संविधान ने राज्यपाल को एक विशेष शक्ति दी है, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति।
जब विधानमंडल सत्र में ना हो और राज्यपाल को लगे कि भाई तुरंत कार्रवाई जरूरी है, तो वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश की कानूनी हैसियत क्या होती है? मतलब ये कितना पावरफुल होता है? इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा पास किए गए कानून का होता है, पूरी तरह से। लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था है, परमानेंट नहीं है। अच्छा। जैसे ही विधानमंडल का अगला सत्र शुरू होता है, इस अध्यादेश को सदन के सामने रखना पड़ता है। अगर सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर विधानमंडल इसे पारित नहीं करता, तो यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है। विधानमंडल चाहे तो इसे अस्वीकार भी कर सकता है और राज्यपाल भी इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। तो ये शक्ति कार्यपालिका को आपातकालीन जरूरतों से निपटने में मदद करती है, लेकिन ये सुनिश्चित करती है कि कानून बनाने की अंतिम शक्ति विधानमंडल के पास ही रहे। समझ गया। ठीक है, तो हमने कार्यपालिका और विधायिका की बात कर ली। अब आते हैं शासन के तीसरे स्तंभ पर, राज्य की न्यायपालिका। शुरुआत करते हैं राज्य के सबसे बड़े न्यायालय यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से। हाँ, संविधान कहता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि संसद चाहे तो कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकते हैं, और जैसा कि कुछ मामलों में है भी, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही है। अच्छा, और इन उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? क्या ये राज्य सरकार करती है? नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस प्रक्रिया में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस राज्य के राज्यपाल, और अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति हो रही है तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करते हैं। एक पूरी प्रक्रिया है। जजों का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में तबादला भी राष्ट्रपति ही करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ये प्रक्रियाएं न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। हाईकोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है रिट जारी करने की शक्ति, है ना? जी। अनुच्छेद 226। जी, इसका क्या मतलब है? ये रिट क्या होती हैं? बिल्कुल। ये हाईकोर्ट की एक बहुत शक्तिशाली भूमिका है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या किसी अन्य कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो सीधे हाईकोर्ट जा सकता है। हाईकोर्ट ऐसे मामलों में कई तरह के आदेश या निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, एबियस कॉर्पस। अगर किसी को लगता है कि उसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए। ये नागरिकों की आज़ादी की रक्षा का एक बहुत बहुत ज़रूरी साधन है। इसी तरह परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जैसी और भी रिट होती हैं जो सरकारी अधिकारियों या निचली अदालतों को कुछ करने या ना करने का आदेश देती हैं। और हाईकोर्ट का अपने नीचे की अदालतों पर भी नियंत्रण होता है? हाँ, संविधान हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स पर अधीक्षण यानी सुपरिंटेंडेंस का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट उनके कामकाज की निगरानी कर सकता है, उनसे जवाब तलब कर सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि वो सही तरीके से न्याय प्रदान कर रही हैं। एक तरह से गार्जियनशिप। तो अब निचली अदालतों यानी अधीनस्थ न्यायपालिका, सबऑर्डिनेट जुडिशरी पर आते हैं। जिला जज वगैरह की नियुक्ति कैसे होती है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी तैनाती और पदोन्नति ये सब राज्यपाल करते हैं, लेकिन इसमें राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य होता है। कंसल्टेशन जरूरी है। जिला जजों के अलावा जो अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं, जैसे सिविल जज, मजिस्ट्रेट, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाईकोर्ट दोनों से सलाह ली जाती है और इसके लिए बाकायदा नियम बने होते हैं जिनका पालन किया जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी निचली अदालतों पर नियंत्रण किसका रहता है? प्रशासनिक नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से हाईकोर्ट का होता है। हाँ। जजों की पोस्टिंग कहाँ होगी, प्रमोशन कैसे होगा, छुट्टी मंजूर करना, ये सब हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये व्यवस्था दिलचस्प है। नियुक्ति में कार्यपालिका राज्यपाल की भूमिका है, सलाह मशवरा है, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह न्यायपालिका हाईकोर्ट का है। ये अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर सकें और साथ ही उनके काम में एकरूपता और गुणवत्ता बनी रहे। तो हमने राज्य स्तर पर शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका, इनकी संरचना और मुख्य कार्यों को ठीक-ठाक समझ लिया। अगर हम इसे संक्षेप में दोहराएं तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या सार है? हाँ, संक्षेप में कहें तो पहला, राज्यपाल, राज्य के संवैधानिक प्रमुख, केंद्र के प्रतिनिधि भी, जो ज्यादातर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति इन्हीं के पास होती है और ये विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तीसरा, राज्य विधानमंडल, राज्य की कानून बनाने वाली संस्था, जिसमें विधानसभा अनिवार्य है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। और चौथा, न्यायपालिका, जिसमें सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होता है और उसके नीचे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का एक पूरा ढांचा होता है, जो न्याय देने और कानूनों की व्याख्या करने का काम करता है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, ये पूरी व्यवस्था काफी हद तक केंद्र सरकार की संसदीय प्रणाली जैसी ही है। हाँ, बस पैमाने का फर्क है और कुछ भूमिकाएं बदल जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल और संसद की जगह विधानमंडल। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत के संविधान के संघीय ढांचे को दर्शाता है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन साथ ही देश भर में शासन की एक जैसी एक रूप प्रणाली अपनाने की कोशिश की गई है। ये राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से काम करने की कुछ स्वायत्ता देता है, लेकिन उन्हें देश की एकता और अखंडता के दायरे में भी रखता है। एक संतुलन बनाने की कोशिश है। और इसी के साथ भारतीय संविधान के भाग 6 पर हमारी ये विस्तार से चर्चा समाप्त होती है। हमने समझा कि राज्य स्तर पर सरकारें कैसे बनती हैं, कानून कैसे बनते हैं और न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। हाँ, अंत में एक विचार करने लायक बात छोड़ जाते हैं। देखिए, हमने अभी संविधान में लिखी संरचना की बात की, कौन क्या है, किसके पास क्या शक्तियां हैं, कागज पर क्या लिखा है, लेकिन असलियत में इन संस्थाओं और पदों के बीच रिश्ते कैसे काम करते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हैं, विधानमंडल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसी खींचतान चलती है, न्यायपालिका कितनी प्रभावी ढंग से कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रख पाती है, और सबसे बढ़कर राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का जो संतुलन है वो व्यवहार में कैसा दिखता है। ये जो आपसी तालमेल और टकराव है, जो अक्सर राजनीति, व्यक्तित्वों और उस समय की परिस्थितियों से तय होता है और जो संविधान के पन्नों से परे है, वहीं ये पूरा ढांचा असल में जिंदा होता है। इस पर सोचा जा सकता है कि ये कागजी संरचना जमीनी हकीकत में कैसे बदलती है। ये एक अलग ही कहानी है।